तो खास मेहमान चर्चा में शामिल होने का तारुफ आपसे कराना चाहेंगे। अनंत अनिल हमारे साथ मौजूद हैं और उसके साथ साथ अनंत अमीर साहब हैं हमारे साथ बीजेपी से, और निरंजन पोद्दार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और निरंजन पोद्दार साहब, आपका रिएक्शन चाहूंगी। देखिए सबनम, मेरे को इस बजट के अंदर ऐसा कुछ लगा नहीं जो एक आम आदमी जिस तरीके से सरकार से अपेक्षा करता है। और जब सरकार ये बात कहती है कि हम विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था अब हम बन चुके हैं और हमारी इकोनॉमी आज बहुत अच्छे ट्रैक पे चल रही है, और जिस तरीके से अर्थव्यवस्था के मामले में चाहे आप जीएसटी कलेक्शन की बात करें, चाहे जो आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों की संख्या जो 2014 के अंदर 3-3.25 करोड़ हुआ करती थी, वो आज मान लीजिए 10 करोड़ को टच कर रही है। तो इन सारी चीजों के बाद में जो एक अपेक्षा एक किसी भी व्यक्ति की होनी चाहिए इस देश के अंदर, उस अपेक्षा अनुसार ऐसा लगा नहीं। ऐसा लगा कि जैसे बजट की एक, जिसको कहते हैं कि एक उसकी इतिश्री की जा रही है, यानी कि बजट की एक रस्म अदायगी की जा रही है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए ऐसा है शबनम जी, आप एक चीज और समझिए जी कि जो राजनीतिक लोग हैं, चाहे वो पक्ष के हों चाहे वो विपक्ष के हों, वो अपनी सुविधा की राजनीति के अनुसार बयान देते हैं। अगर सत्ता पक्ष के लोगों के बारे में आप सत्ता पक्ष के लोगों को आप बजट के बारे में जब भी पूछेंगे, वो ये कहेंगे बहुत अभूतपूर्व बजट है और ये बजट अब इस देश को समझ लीजिए विश्व गुरु बना देगा। लेकिन अगर आप विपक्ष को पूछेंगे तो सदा वो उस बजट के अंदर कमियां ही बताते रहेंगे। मेरा यह मानना है कि बजट की सही अगर मूल्यांकन देखना हो तो निश्चित रूप से जिस तरीके से शेयर बाजार है या जो देश की आर्थिक कम्युनिटी यानी कि जो व्यापारी वर्ग है या जो टैक्स एक्सपर्ट्स हैं, उनके साथ अगर आप एक न्यूट्रल प्रभाव से बात करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और जिस तरीके से शेयर बाजार ने इसका रुझान दिखाया है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि आज संडे को भी शेयर मार्केट खुला खाली इसी वजह से कि भाई आज बजट पेश हो रहा था। पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं रविवार को भी बजट पेश हुआ। तो कहने का तात्पर्य जिस तरीके से शेयर बाजार के अंदर निराशा है, वैसे ही तमाम अगर आप व्यापारी वर्ग में देखेंगे, तमाम आप जो देश के अंदर जो अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए जो लोग हैं, चाहे वो टैक्स एक्सपर्ट, तो उनके पास भी इस बजट के बारे में तारीफ करने के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि सरकार ने अतिरिक्त कोई बोझ भी नहीं लादे जनता के ऊपर। सरकार ने जनता के लिए ये बजट कोई भारी ऐसा भी नहीं करा कि उनकी जेब पे भारी पड़ जाए, लेकिन तारीफ वाली भी कोई चीज आप इसको मान के मत चलिए। इसलिए मैं इसको ये कहता हूं, नॉट सो गुड नॉट सो बैड। निरंजन पोद्दार साहब, आपसे समझने की कोशिश करूंगे, ये बजट आप सीधे तौर पर किसे फायदा पहुंचाने वाला देख रहे हैं? क्या आम इंसान को वाकई में धरातल पर कोई फायदा पहुंचने वाला है, या फिर अलमसम आप देखें बिजनेसमैन को फायदा होने वाला है, जो नए नए कॉरिडोर यहाँ बनाने की बात कही जा रही है, और वो जो रोजगार के मौके तलाशने की बात की गई है इस बजट के जरिए, वो वाकई में आम लोगों को मिल पाएंगे? देखिए शबनम जी, आप शब्दों की बाजीगरी जितनी मर्जी कीजिए, जैसे मर्जी कीजिए। आप जैसे हमारे यहाँ एक पहले बचपन में कहानी सुनी हुई थी डपोर शंख की, कि करोड़ ले 2 करोड़ ले 10 करोड़ ले, लेना देना कुछ है नहीं। अगर आप कुछ भी कहते रहे, लेकिन भाई आपकी जो चीजें हैं वो धरातल पे आती कहाँ है, पहले तो आप ये बताइए मेरे को। एक चीज आज तक मेरे को समझ में नहीं आई इस सरकार की, कि अगर वो 18% जीएसटी लगाते हैं तो मास्टर स्ट्रोक है, तो अगर वो उसी जीएसटी को 18 से घटा करके 5% पे ले आते हैं तो अलग मास्टर स्ट्रोक है। अरे भाई, दोनों में से तो एक ही चीज मास्टर स्ट्रोक होगी ना। 18 या तो 18% जब आपने लगाया तब मास्टर स्ट्रोक होगा, या फिर जब आपने उसको रिड्यूस किया और आप कह रहे हो कि जीएसटी रिफॉर्म्स किया है हमने, मतलब लगाया भी आपने, रिफॉर्म्स भी आपने किया, तो वो मास्टर स्ट्रोक होगा। पहली बात। दूसरी बात देखिए, आज मैं इस बजट के साथ साथ में बहुत सारी चीजों की चर्चा, अब जब ये हमारे मित्र कह रहे हैं तो मैं आपकी बात आपके सामने बताना चाह रहा हूं। आप
अगर आयात और निर्यात के अंतर को आप देखेंगे तो जिस तरीके से सरकार पिछले 7-8 सालों से कह रही है मेक इन इंडिया और वो स्टार्टअप इंडिया और वो फलाना ढिमकाना पता नहीं क्या क्या जुमले, लेकिन आज उसके बावजूद आप मुझे एक बात बताइए, आयात और निर्यात में इतनी असमानता क्यों बढ़ती जा रही है? आज जिस तरीके से आज आप ये मान के चलिए कि एक बार ये मेरे को ये चीज आश्चर्यचकित लगती है कि जब आपने देखा होगा कि 2017 के अंदर सरकार ने जब नोटबंदी करी थी तो उस समय सरकार कह रही थी कि अब हम सारी की सारी डिजिटल करेंसी पे चले जाएंगे, काला धन समाप्त हो जाएगा और इससे आतंकवाद खत्म हो जाएगा और इससे जो है देश के अंदर बदमाशियां खत्म हो जाएंगी और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मेरे को आज तक ये चीज समझ में नहीं आई शबनम जी कि उसके बाद में वो जो डिजिटल करेंसी थी वो कहां चली गई, वो वापस काला धन वापस वो नकली नोट वापस, वो सारी की सारी व्यवस्थाएं। तो फिर इसका मतलब आपने उसके बाद में उसके ऊपर कोई आपने कहा वर्क नहीं करा। उसके बाद में आप डिजिटल करेंसी छोड़ करके उसके बाद में आप मेक इन इंडिया पे आ गए और मेक इन इंडिया के अंदर आज आप मतलब समझ लीजिए जिस तरीके से आप विदेशी कंपनियों के लिए हमारे आप दरवाजे खोल रहे हैं तो वो मेक इन इंडिया को बढ़ावा देगा या मेक इन इंडिया को वो नीचे जाएगा। और दूसरी बात, अगर आप मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं तो मेक इन इंडिया के लिए यहाँ के उद्योग धंधों को बढ़ाने के लिए धरातल पे सरकार ने किया क्या? मैं तो इनके विद्वान से विद्वान व्यक्तियों को कहता हूँ, आप चलिए दिल्ली के इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर, आप चलिए यूपी के इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर, आप चलिए हरियाणा के जो भी आपके इंडस्ट्रियल एरिया है वहां की सबसे पहले तो सड़कों को ही देख लीजिए। उसके बाद में आज भी शबनम जी मुझे कहते हुए बड़ा आश्चर्य होता है कि आप उत्तर प्रदेश के अंदर बिजली विभाग को कहिए कि मैं यहाँ पे एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना चाहती हूँ, मेरे को यहाँ पे 300 किलोवाट का मुझे पावर कनेक्शन चाहिए। बिजली विभाग के कर्मचारी कहेंगे आपका इसके अंदर 16 लाख रुपए के तो आपकी इसके अंदर वो बने एस्टिमेट बनेगा, 16 लाख रुपए तो आपको सरकार को जमा कराने हैं, 8 लाख रुपए आपको हमारे को घूस देनी है। ये मेक इन इंडिया की हरकत है कि अगर मैं अगर अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाता हूँ, उद्योग धंधा लगाता हूँ तो उसके लिए ट्रांसफार्मर जो धरवाऊंगा, जो बिजली के तार खींचे जाएंगे, जो खंभे लगेंगे, वो उसका पैसा मैं भरूंगा और वो संपत्ति सरकार की बन जाएगी। और इसके अलावा जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि आज जो देखिए शबनम जी, आप एक चीज समझिए कि भारत के अंदर दो भारत मानता हूं, एक भारत जो ऑर्गेनाइज सेक्टर और एक भारत जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर। और जो आप रोजगार की और काम धंधों की और नौकरियों की बात करते हैं, मेरा यह मानना है कि 80% से ज्यादा जो भागीदारी है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर की है। और आज वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर आप एक बार सर्वे करवा के तो देखिए कि कितने उद्योग धंधे बंद हो गए पिछले 6-7 सालों के अंदर जब से आपकी जीएसटी आई है। उसके अंदर उद्योग धंधे बढ़े हैं कि घटे हैं, आप इस चीज पे जाइए। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने कहा कि हम लाल फीताशाही खत्म करेंगे और जीएसटी के अंदर ऐसे ऐसे प्रावधान कर दिए कि व्यापारी जो आदमी जीएसटी नंबर लेता है, जो आदमी जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाता है, वो तो है ही चोर। तो आप मुझे एक बात बताइए, आपकी करनी और कथनी में अंतर है कि नहीं है? एक बार आप प्रभावित पक्ष को, मैं तो एक ही बात कहता हूं कि अगर वास्तव में सरकार जो बड़ी बड़ी बातें करती है उनका उद्देश्य वो है, उनकी नीयत वैसी है, तो जिसके बारे में आप पॉलिसियां बना रहे हैं पहले उनसे मिलिए तो सही, उनसे निर्मला उनकी समस्या और उनकी आवश्यकताओं के बारे में तो चर्चा कीजिए। और लगातार वो जिस तरीके से बजट पेश कर रही हैं उसको देखते हुए आप उन्हें क्या एडवाइस देना चाहेंगे? छोटा सा मैं एक रिएक्शन चाहूंगी आपसे। देखिए शबनम जी, मैं सरकार को बार बार एक ही बात कहता हूं कि अगर आपकी वास्तव में जनता का, प्रभावित पक्ष का भला करने की नीयत है तो जिसके बारे में भी आप पॉलिसी बनाते हैं, किसानों के बारे में आप किसान कानून बनाते हैं, पहले किसानों से उसका सर्वे कीजिए, किसानों को बुलाइए, उनकी समस्याएं और उनकी आवश्यकताएं दोनों चीजों के ऊपर विचार कीजिए। केवल आप नॉर्थ ब्लॉक के अंदर आप अधिकारियों की कोई भी पॉलिसी बना देंगे, वो अधिकारी आप ये मान के चलिए जिनके कपड़े विदेशी कंपनियों में धुलने के लिए जाते हैं, जिनके बच्चे शॉपिंग करने के लिए मॉल में जाते हैं, वो दिल्ली के सदर बाजार में बैठे हुए 10 बाई 10 की दुकानदार की समस्याएं और उसकी आवश्यकताओं के बारे में नहीं समझ सकता। अगर पॉलिसी वो अधिकारी किसानों को लेकर खेती, ठीक है, आप किसानों का यहाँ मुद्दा उठा रहे हैं और राहुल गांधी ने भी इस बात का जिक्र किया है, किसानों के लिए कुछ नहीं लेकर आए हैं। इसमें निरंजन पोद्दार साहब एक रिएक्शन आपका चाहूंगी।
देखिए शबनम जी, अभी भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता कुछ ऐसी बातें कर रहे थे। अब देखिए, मेरा एक मानना है कि अगर आप हमारे मुंह में उंगल देंगे तो देखिए फिर हमारे मुंह से भी बातें निकलेंगी। भाई आप ये जो सरकार है, जिन चीजों की आप बात कर रहे हो, अब मैं थोड़ा सा अतीत से शुरू करता हूं, 2014 से शुरू करता हूं। आपको एक चीज का पता है, 2014 के अंदर जब क्रूड ऑयल, शबनम जी, क्रूड ऑयल जब $140 पर बैरल चला गया था, उस समय भी दिल्ली हिंदुस्तान के अंदर जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें 70 रुपए से नीचे थी। और जब आपके शासनकाल में लगातार क्रूड ऑयल $56, $58, $62, तब यहाँ पे पेट्रोलियम की कीमतें जो है वो 90 रुपए से ऊपर चली जा रही थी। तो इससे अर्थव्यवस्था बढ़ेगी या इससे आपका खजाना तो बढ़ेगा, लेकिन आप दूसरे अभी और सुनिए, उसके बाद में आप कहते हैं कि 90,000 करोड़ रुपए हर साल हमने एलपीजी गैस चोरी के अंदर बचा दिए, हमने 93,000 करोड़ रुपए डीबीटी योजना ला करके बचा दिए, हमने इतने हजार करोड़ रुपए की चोरी फलानी चीज से बचा दी, हमने इतने लाख करोड़ रुपए की चोरी कोयला फलानी चीज की बचा दी। और उसके बाद में भी आज देश 250 लाख करोड़ रुपए के कर्जे में है। उसके बाद भी तो खजाना भरा हुआ होना चाहिए ना। लेकिन आज समस्या क्या है शबनम जी, मैं अभी आपको कह रहा था ना कि बोलना न्याय पे, चलना कुन्याय पे, वो स्थिति है आज। ये जिस तरीके से मैं अभी पहले भी कह रहा था कि मेक इन इंडिया की बात करते हैं, आज शबनम जी अगर आपको कार चाहिए तो आप 50 लाख रुपए की गाड़ी शाम को 4 लाख रुपए देकर के अपने घर ले आइए, लेकिन एक एमएसएमई के पास जाकर के उसको पूछिए, कोई आपको 10 लाख रुपए की मशीनरी भी कोई बैंक फाइनेंस करके देता है क्या? अगर कोई एमएसएमई जाकर के कहता है कि मेरी फैक्ट्री के अंदर मुझे एक सीएनसी मशीन लगानी है जिसकी कीमत 18 लाख रुपए, कोई बैंक उसको फाइनेंस करने के लिए तैयार नहीं। और आप कहिए कि मेरे को एक फॉर्च्यूनर फाइनेंस करवानी है 48 लाख रुपए की, बैंक आपके घर पे लाइन लगा देंगे। ये आपकी योजना है। केवल आप जिस तरीके से शब्दों की बाजीगरी, आंकड़ों की जादूगरी, इससे अगर आप ये निरंजन पोद्दार साहब की ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दे रहे हैं, बैटरी बनाने की मशीनों पर टैक्स दे रहे हैं, टैक्स में छूट दे रहे हैं। देखिए शबनम जी, मैं आपको एक ही बात बता रहा हूं, सरकार चाहे बातें कितनी भी अच्छी करे, लेकिन धरातल के ऊपर कितनी इंप्लीमेंट हुई। मैंने आपको 2016 के अंदर जब सरकार ने नोटबंदी करी, 2017 के अंदर जीएसटी लागू करी, उसके बाद से और सबसे बड़ी बातें क्या है कि मैंने आपको एक ही बात कही कि जो भी पॉलिसी बनती है उस पॉलिसी के अंदर आप जब तक प्रभावित पक्षों को नहीं रखेंगे, जिनका उन चीजों से लेन देन है वो उन चीजों उनको नहीं रखेंगे, जब तक जिसको बैलगाड़ी की जानकारी है वो अगर रेलगाड़ी चलाएगा और जिसको रेलगाड़ी की जानकारी है वो बैलगाड़ी चलाएगा, तो आप ये मान के चलिए कि दोनों के दोनों, वो तो बैल को मार देगा और वो रेलगाड़ी का। निरंजन पोद्दार साहब, देखिए शबनम जी, ऐसा है कि आप अगर किसी चीज के पक्ष में बोलना चाहें तो आप उसको कैसे भी मोड़ दे दीजिए, लेकिन मेरा ये मानना है जिस विकास की बात कर रहे हैं, जिस प्रगति की बात हम लोग कर रहे हैं, भाई ये विकास, ये तो सतत प्रक्रिया है। इसके अंदर कोई भी सरकार होगी वो क्या बैलगाड़ी से ही चलती रहेगी क्या? अरे भाई, एक जमाना था जब हिंदुस्तान बैलगाड़ी पे चलता था, उसके बाद में मर्सिडीज बसों पे आया, उसके बाद में आप मर्सिडीज जो ट्रकों पे आया, उसके बाद में आज जिस तरीके से ऑटोमोबाइल्स के अंदर प्रगति हुई है, जिस तरीके से टेलीकॉम सेक्टर में प्रगति हुई है, ये तो सतत प्रक्रिया है ना। कि एक जमाने में जब कंप्यूटर शुरू हुआ था तो एमएस डॉस कमांड पे चलता था, उसके बाद में P1, P2 और सेलरोन और तमाम सारी चीजें अपग्रेड होते होते आज जिस तरीके से कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर का काम कर रहा है। तो और रही बात इन चीजों के, जिस तरीके से आप उपग्रह की बात कर रहे थे, अंतरिक्ष क्षेत्र की बात कर रहे थे, भाई इसरो की स्थापना है, वो इसरो की स्थापना किसने करी और कब हुई? उसके बाद में डीआरडीओ की स्थापना किसने की और कब हुई? उसके बाद में ये सारी की सारी प्रक्रिया तो सतत प्रक्रिया है। और अगर मान लीजिए हम ये कहें कि ये पिछले 11 साल में विकास हुआ, तो फिर इसके मतलब 6 साल जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो सरकार थी वो भी बेकार थी।
आप ये भी कहना चाहते हैं कि वो भी सरकार निकम्मी थी? कहने का तात्पर्य ये है कि भाई आप ये समझ लीजिए, जो भी सरकारें रहती है वो अपने शासन काल के अंदर एक लोगों के लिए व्यवस्था देते हैं, और उसके बाद में जो विकास होता है, विकास सतत प्रक्रिया होता है, और वो सतत प्रक्रिया वैश्विक रूप से आगे की तरफ बढ़ता चला जाता है, अगर उस देश के अंदर पढ़े लिखे और ब्रेन अगर उस देश के अंदर पैदा हो रहे हो तो। और रही बात, आप मुझे एक और बताइए। मैं तो एक बात कहता हूं कि सरकारों का काम है प्रजा को फैसिलिटेट करना, और आपकी चैनल पे मैं एक बात कहना चाहता हूं शबनम जी, जो राम राज की बात करते हैं, रामायण के अंदर एक चौपाई कही जाती है कि जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। भाई कहने का तात्पर्य यह है कि प्रजा के अंदर कितना संतोष है, कितना असंतोष है। आप उस लेवल पे जाकर के देखिए, आज जिस तरीके से मशीनरी की सरकार चल रही है, आप चाहे आप लोकल मशीनरी में कहीं पे भी चले जाइए, आज ये जितने भी मेक इन इंडिया की या एमएसएमई की बात कर रहे हैं, भाई एक बार आप सर्वे तो करवाइए। शबनम जी, मैं आप ही को निमंत्रण देता हूं कि आप अपने चैनल के एग्जीक्यूटिव को भेज करके एक सर्वे करवाइए पूरे देश के अंदर वो कितने डरे हुए हैं। ठीक है निरंजन पोद्दार साहब। निरंजन साहब, बहुत छोटा सा कमेंट जल्दी से। देखिए शबनम जी, जो अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, पहले आप ये तो देखिए कि आपने किस तरीके से जनता को पिछले 11 वर्षों के अंदर निचोड़ा है। तो मैंने अभी पेट्रोलियम की बात करी, उसके अंदर आप 32,000 करोड़ रुपए हर महीने फालतू कमा रहे हैं। जिस तरीके से आपने जीएसटी 18 और 28% लगा दी, और आप ये कहते हैं किसानों की बात, किसानों के तो आपने कृषि यंत्रों के ऊपर, ट्रैक्टर के ऊपर आपने 18 और 28% जीएसटी लगा दी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जनता को निचोड़ करके अगर आप सरकार का खजाना भर लेंगे और उसके बाद में कहेंगे हमारी चुका है, और बजट एक साल तक किस तरीके से रहने वाला है, क्या क्या चीजें रहेंगी, इसकी पूरी डिटेल यहाँ पर दी गई है। खास मेहमानों से बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए।